और स्पष्ट सुनाई दे रही है। क्योंकि ये जो प्रश्न बैंक की सीरीज है, यहां से आपकी परीक्षा में हर बार सवाल आए हैं। 1894, 1952, 1986, 1992, ये काफी अहम और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इस प्रश्न में प्राय देखा गया है जब इस तरह के प्रश्न आपके परीक्षा में आते हैं तो लोगों से इस तरह के प्रश्न जब भी आपके परीक्षा में आते हैं तो वहां से प्रश्न आपके परीक्षा में गलती हो जाते हैं। तो हम ये कोशिश करेंगे कि इस बार आपको जो प्रश्न बैंक की सीरीज है, जो भी प्रश्न पढ़ें उत्तर भी देते हैं। मैं एक बार आप चेक करो क्योंकि आपकी वॉइस मेरी आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि थोड़ा सा इसलिए वीडियो डिले हो रहा था और इस वजह से क्लास भी थोड़ी सी लेट शुरू होगी कि वॉइस नॉइस की प्रॉब्लम थी बार बार। जी हाँ, अब मैं आपके कमेंट भी देख पाऊंगा, तो आप लोग जरा कमेंट करके बता दीजिएगा कि वॉइस साफ आ रही है नहीं। इससे जो है पढ़ाना, और इसे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगर मैं बात करूं तो आप इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है 1894। इस प्रश्न का उत्तर होगा ए। भारत की पहली वन नीति कब तैयार की गई थी? 1894 में। उसके बाद इस सवाल में आता है 1952 में क्या हुआ था, फिर आगे चलकर दोबारा वन नीति को लेकर कब किस तरह से सवाल परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। हम इसी के साथ बढ़ते हैं नए सवाल की तरफ जो आपके सामने है। वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल वन आवरण क्या है? ये उत्तर प्रदेश कब हो सकता है, मध्य प्रदेश कब हो सकता है, बिहार कब हो सकता है, राजस्थान का हो सकता है, मतलब किसी भी राज्य का हो सकता है, उत्तराखंड का हो सकता है। तो वैसे आपको पूरे भारत का याद रखना है, लेकिन हम ये चाहेंगे कि इस प्रश्नों के जवाब आप देते चलिए। 14,806 वर्ग किलोमीटर है, मतलब सवाल का उत्तर है बी। ये टॉप के सवाल जो आपके निःशुल्क सेशन में प्रतिदिन इलानी भी दुर्गेश पर लाइव आते रहते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत कार्बन के उत्सर्जन को किस वर्ष के स्तर पर ले जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया था? 1985, 1988, 1990, 1992। तो जितने भी साथी मित्र हमारे साथ सेशन में बने हैं, हमारे साथ सेशन को पढ़ रहे हैं, वे फटाफट कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करके बताएंगे। जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत कार्बन को उत्सर्जन के लिए स्तर ले जाने की तैयारी थी, वो 1990 थी। मतलब अगर आपने सवाल को उत्तर सी बताए हैं तो आपका जवाब पूरी तरह से सही है। देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर पहला जो है इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस प्रश्न में गलती की है। भारत की जो पहली वन नीति थी 1894 में आ गई थी। यहां पर है फौना ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी साथी कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके जवाब जरूर देंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर इंपॉर्टेंट की बात ये की जाए कि यहां से आपकी परीक्षा में खूब सारे सवाल जोला भर के आते हैं, तो जब जानते हैं कि आपके सवाल जोला भर के आने हैं, फिर इसकी तैयारी भी आपको उसी अंदाज से होनी चाहिए। तो जितने भी लोग इस वीडियो को हमारे साथ पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, कमेंट करके बताएं फौना ऑफ इंडिया। प्रश्न नंबर 4 के जवाब सभी लोग देंगे। 1912, 1914, 1916, 1920। तो फटाफट अंदाज में जवाब दीजिएगा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करिएगा फटाफट। हाँ, आपकी बार एक सीट हमारा सिलेक्शन लेना है। (1916) प्रश्न का सही जवाब है सी। अगला सवाल आपके सामने है, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के किस भाग में शोध एवं प्रशिक्षण का कार्य संपन्न किया जाता है? मैंने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के किस भाग में शोध एवं प्रशिक्षण का कार्य संपन्न किया जाता है? प्रश्न नंबर 5 के जवाब सभी साथी मित्र देंगे। जितने भी लोग हमारे साथ सेशन में बने हैं वे सभी इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से जरूर देंगे। तो फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके बताइए। प्रश्न नंबर 5 अगर हम बात करें तो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत किस भाग में शोध और प्रशिक्षण का कार्य किया जाता है? उसे हम बफर जोन कहते हैं, उसे हम बफर क्षेत्र के नाम से जानते हैं। कौन सा क्षेत्र? हम उसे बफर क्षेत्र कहते हैं। इसी के साथ हम और आगे बढ़ते हैं और इसके तथ्यों को और आगे पढ़ते हैं, निचोड़ते हुए बढ़ते हैं। अगला सवाल है, नीलगिरी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का विस्तार कहां पर नहीं है? ये नहीं वाले सवाल काफी ट्रेंडिंग होते हैं और इस तरह के सवाल जब भी परीक्षा में आते हैं तो आपके लिए एक नया अध्याय भी जोड़ते जाते हैं। तो फटाफट अंदाज आप लोग जवाब दीजिएगा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। केरल, ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु। बताइए फटाफट कमेंट करके। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं फटाफट कमेंट करिए। हाँ, आप लोग जवाब दीजिए। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा नीलगिरी जैवमंडल क्षेत्र का विस्तार कहां पर नहीं है? केरल में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है। ठीक है, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी, ओडिशा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर बी बताया है तो जवाब सही है, उड़ीसा। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है, भारतीय वन्य जीव बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री। तो जितने भी लोग इस वीडियो को पढ़ रहे हैं,
जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो फटाफट अंदाज में जाएंगे और प्रश्नों के जवाब देंगे। सही है, फटाफट कमेंट करें। भारतीय वन्यजीव बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं फटाफट अंदाज में प्रश्नों के जवाब देंगे। यहां पर होगा प्रधानमंत्री। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर बी बताया है, प्रधानमंत्री बताया, तो आपका जवाब सही है। हम बढ़ रहे नए सवाल की तरफ जो अगला है, कैलाश सांख्या किस नाम से जाने जाते हैं? वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया, टाइगर मैन ऑफ इंडिया, मिल्क मैन ऑफ इंडिया, ये सभी आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। और लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स में अगर आपने पूरे नोट्स पढ़ा होगा तो यहाँ पे सवाल आपके गलत नहीं होंगे। तो कोशिश करिएगा सभी लोग, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि नोट्स पर आपकी पकड़ मजबूत होती रहे और टॉपिक पर आपकी पकड़ मजबूत होनी जरूरी है। क्योंकि जब भी आज सवाल आते हैं, कभी भी सवाल आपके गलत नहीं होने चाहिए। प्रश्न नंबर 8 के जवाब सभी लोग दीजिएगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। उन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। वैसे वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कमेंट करिएगा। इनके नाम से एक पक्षी का अभ्यारण्य भी है, तो हम ये चाहेंगे वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया कमेंट करके बताइएगा। मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सभी लोग इस प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा। अगला है, हिम तेंदुओं को संकटग्रस्त श्रेणी में कब घोषित किया गया था? 1970 में, 1972 में, 1985 में, 1992 में। 9 का जवाब दीजिएगा। जी हाँ, 1972। मतलब सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? बी। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। झूम खेती पर रोक अधिनियम कब लाया गया था? झूम खेती पर रोक अधिनियम कब लाया गया था? प्रश्न नंबर 10 का जवाब सभी लोग दीजिएगा। झूम खेती कहां संबंधित है? जरा कमेंट कर बताइए, झूम खेती का संबंध कहां से है? आप जितने भी लोग इस वीडियो को हमारे साथ पढ़ रहे हैं, हमारे साथ देख रहे हैं, वे फटाफट कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके इस प्रश्नों का जवाब जरूर देंगे। तो सभी लोग फटाफट कमेंट के जवाब दीजिए, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। ये वीडियो फेसबुक पर, वीडियो यूट्यूब पर आप सभी के लिए लाइव चल रहा है। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। चलिए, एकदम सही आप लोगों ने बताया है। जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर ए बताया था 1975, उन सबका जवाब पूरी तरह से सही है। हम अगले चलते हुए सवाल की तरफ। वर्तमान समय भारत में कुल वनों का आकार है 24.56%, 25.56%, 26.56%, 27.56%। प्रश्न नंबर 11 के जवाब सभी साथी देंगे, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। तो 24.56% है। वैसे आंकड़े बदलते रहते हैं। असत्य जोड़े की पहचान करना। आईयूसीएन का फुल फॉर्म पूछा जाता है, आईएमओ का फुल फॉर्म पूछा जाता है, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ का फुल फॉर्म पूछा जाता है, यूएनईपी का फुल फॉर्म पूछा जाता है। ये सारे आपको जो फुल फॉर्म है आपको एक जगह मिल जाएंगे। आईयूसीएन का फुल फॉर्म बताइए। इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, मैंने 1948 सही है। आईएमओ 1950 सही है। डब्ल्यूडब्ल्यूएफ 1963 आपका गलत है। यूनेप 1972 ये भी सही था। सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? सी। मतलब जो गलत है वही यहां पर आपका सही है। हम बढ़ रहे नए सवाल की तरफ, नए प्रश्न की तरफ। असत्य जोड़े को पहचान करें। नाइट्रेट, ब्लू बेबी सिंड्रोम, सीसा घेघा, कैडमियम, इटाई, आर्सेनिक, त्वचा कैंसर। प्रश्न नंबर 13 जवाब जरूर दीजिएगा सब लोग, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। अब नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, सीसा कमी घेघा रोग गलत है, आयोडीन कमी से होता है, कैडमियम से इटाई होता है, आर्सेनिक से त्वचा कैंसर होता है। मतलब सवाल का उत्तर जो बी, मतलब अब जो गलत है ना वही आपका सही है। तो हमने और अपने एक बात सीख लिया है कि वो परीक्षा में उन्हीं प्रश्नों पर फोकस करना है जो आपके परीक्षा में बार बार आते हैं। हम बड़े इसी के साथ नए सवाल, नए प्रश्न की तरफ आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चाहे वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पर देख रहे हैं, कहीं भी देख रहे हैं। वॉइस सही आ रही है ना? आवाज सही आ रही है ना? जरा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला, समेकित कीट प्रबंधन राष्ट्रीय केंद्र कहां पर स्थित है? बेंगलुरु में है, चेन्नई में है, लखनऊ में है, नई दिल्ली में है? कमेंट करके बताइएगा। नई दिल्ली। मतलब सवाल का उत्तर क्या हो गया आपका? डी। नैनो यूरिया किसके द्वारा बनाया गया? इफ्को द्वारा बनाया गया, गुजरात द्वारा बनाया गया, केरल सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार। नैनो यूरिया किसके द्वारा बनाया गया? प्रश्न नंबर 15 जवाब दीजिएगा। इफ्को द्वारा। अगला है, कोसी परियोजना बिहार में किस देश के सहयोग से चल रही है? अच्छा, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? आपके मन में आ जाएगा, हाँ सर बिहार का शोक तो कोसी नदी को ही कहा जाता है। तो आप लोग इस प्रश्न का जवाब काफी आसानी से दे पाएंगे। यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सी, नेपाल। देश की प्रथम नदी झील जोड़ो परियोजना केन बेतवा नदी लिंक के रूप में कब प्रारंभ किया गया? नदी लिंक, ठीक है, नदी लिंक के रूप में कब प्रारंभ की गई? प्रश्न नंबर 17 जवाब दीजिएगा। 2002, 2008, 2010, 2005। यहां पर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी, 2005। 98% सोने का उत्पादन किस राज्य से किया जाता है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा। प्रश्न नंबर 18 जवाब जरूर दीजिएगा। कर्नाटक। मतलब सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बी।
भारत में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम का स्थापना कब की गई थी? 1970 में, 1975 में, 1980 में, 1982 में। तो प्रश्न नंबर 19 का जवाब सभी लोग दीजिएगा। 1975 में। अब देखिए नोट्स में अगर कोई भी जानकारी से यहां पर आप जानकारी ले सकते हैं। बिहार शिक्षक भर्ती हो आपकी, चाहे बीपीएससी टीचर्स की भर्ती हो, सभी नोट्स आपको यहां पे मिल जाएंगे। सुपर टेट हो, सी टेट, यूपी टेट। आगे बात करें मेक इन इंडिया कब प्रारंभ किया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये करंट का भी सवाल आपके में बन जाता है, विविध का भी सवाल है, पर्यावरण का भी सवाल है, जीएसजी का भी सवाल है। तो हम चाहेंगे इस तरह के सवाल को भी आप जवाब देते चलिए जितने भी लोग इस वीडियो को हमारे साथ पढ़ रहे हैं। 25 सितंबर 2014 ये वाला जवाब यहां पे सही है। थोड़ा फटाफट पढ़िए आप लोग, भले वीडियो को शेयर मत करिए लेकिन थोड़ा तेजी से पढ़िए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? तो ये आपके भी किसी भी राज्य का पूछ सकता है। 340.8 किलोमीटर। इस प्रश्न का जवाब हो गया ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का तात्कालिक कारण क्या था? भोपाल गैस त्रासदी, स्टॉकहोम के नियम से लागू, कार्बन उत्सर्जन पर नियंत्रण, इसमें से कोई नहीं। 22 का जवाब सभी साथी दीजिएगा जितने भी लोग इस वीडियो को हमारे साथ पढ़ रहे हैं। जब प्रश्न नंबर 22 की बात करें तो भोपाल गैस त्रासदी, इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? ए। अगला है भारत में वायु परिवहन कब प्रारंभ किया गया था? भारत में जो वायु परिवहन है इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1905 में, 1908 में, 1911 में, 1915 में। प्रश्न नंबर 23 का जवाब सभी साथी दीजिएगा फटाफट अंदाज में। 1911 में। मतलब सवाल का उत्तर हो गया सी। एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा में कितना ह्रास होता है? इस प्रश्न का जवाब हम चाहेंगे आप दीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हम ये देखेंगे कि इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर सबसे पहले कौन देता है। प्रश्न नंबर के साथ इसका जवाब दीजिएगा ताकि ये पता चले आप किस प्रश्न का जवाब यहां पर दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 24 का जवाब, चाहे इसको फेसबुक पर देख रहे हैं लाइव या चाहे यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं, कहीं भी आप लाइव देख रहे हैं, इस प्रश्न का जवाब आप जरूर बताइए। फटाफट अंदाज में बताइए, फटाफट कमेंट करके जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। सभी सारे जवाब दीजिएगा। देखिए एक स्तर दूसरे स्तर ऊर्जा कितना ह्रास होता है। प्रश्न नंबर 24 की बात हम कर रहे हैं। देखते हैं 24 का सबसे सही उत्तर कितने लोग यहां पर दे पाते हैं, क्योंकि यहां पर जितने भी लोग वीडियो को लाइव देख पा रहे हैं उनके ज्यादातर लोग उत्तर यहां पे गलत आ रहे हैं। और जब उत्तर आप गलत आएंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग को पढ़ना और पढ़ाने में एक समस्या, कॉमन समस्या बनी रहेगी। आप लोग बताइए फटाफट कमेंट करके जितने भी लोग इस वीडियो को देख पा रहे हैं। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। यहां पे ध्यान दीजिएगा 90% ह्रास होता है। कुछ लोगों ने 10% बताया तो 10% लोग गलत हो गए। यहां पे कारण क्या है? ये 10% स्थानांतरण होता है और लेकिन ह्रास कितना होता है? 90% का होता है। ये दोनों बातें ध्यान रखना। यहां पे ह्रास पूछा है, ह्रास जो होता है वो 90% का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुप जी आपका भी गलत हो गया। 10% स्थानांतरित होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म से। लैंडमान का नियम यही था ना, 10% स्थानांतरित होता है, 90% ह्रास होता है। गलती मत करेगा, यहां पे गलती हो जाए चलेगा, परीक्षा में गलती मत करेगा वरना आपको लगेगा हाँ सर ये तो मैंने सही किया था और बाद में नेगेटिव मार्किंग अगर रहेगी तो आपका नेगेटिव भी चला जाएगा। कौन सा पदार्थ बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं होता? कौन सा पदार्थ बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं होता? तो 25 का जवाब सभी लोग दीजिएगा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। पशु मेला, खनिज तेल, जैव कचरा, मानव मल। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा बी, खनिज तेल। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? ये हम लोगों ने कई बार जिक्र किया। अगर लगातार आप क्लास पढ़ रहे होंगे तो आप इस तरह के सवाल आसानी से उत्तर दे लेंगे। तो यहां पर इस प्रश्न का रटा रटा उत्तर है मध्यमंडल। यहां पर -80 डिग्री सेल्सियस से लेकर -100 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहता है। इसके बाद लगातार तापमान बढ़ता जाता है। मतलब सवाल का उत्तर भी क्या हो जाएगा? डी। अगला, नदी, किस नदी के प्रदूषण स्तर की माप, मतलब किससे नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? ये हम लोगों ने पिछले सेशन में पढ़ा था। अगर आप रेगुलर क्लास में होंगे इस प्रश्न का जवाब दे लेंगे। यहां पर हो जाएगा बीओडी। बीओडी का फुल फॉर्म बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। मतलब यहां पर उत्तर हो जाएगा सी। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शुष्क बर्फ जो है इसका कभी कभी फॉर्मूला पूछ लेता है तो हो जाता है CO2। इसे ठोस बर्फ भी कहते हैं, इसे ठोस बर्फ कहते हैं, मतलब CO2। तो यहां पे प्रश्न का उत्तर अपने आप पता चल गया, कार्बन डाइऑक्साइड है। अच्छा, भारी जल किसे कहते हैं? अगर मेरा सवाल आपसे है भारी जल, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताएं कि भारी जल किसे कहते हैं। सभी लोग जवाब दीजिएगा भारी जल के बारे में।
D2O। प्रत्येक खाद्य श्रृंखला कहां समाप्त होती है? देखिए डेली क्लास के लिए आप सभी लोग जो लोग अभी तक टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से जरूर जुड़ जाएंगे। सभी लोग, ये वीडियो फेसबुक यूट्यूब पर आप सभी के लिए लाइव चल रहा है। प्रत्येक खाद्य श्रृंखला कहां समाप्त होती है? 29 का जवाब सभी लोग दीजिएगा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। उत्पादक पर, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, घटक। रेगुलर क्लास में होंगे या ई लर्निंग विद दुर्गेश नोट्स अगर आपने पढ़े होंगे या आप कहीं भी पढ़ेंगे, किताबें पढ़ेंगे, इस प्रश्न का जवाब दे लेंगे। तो जहां पर डिकम्पोज होता है वहीं पे ये समाप्त हो जाता है, तो यह डिकम्पोजर पे जाकर समाप्त हो जाता है। मतलब सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? डी। अगर आपने सवाल का उत्तर डी बताया तो आपका जवाब सही। अगला है, किसी पाचकीय तंत्र के समस्त अपघटक नष्ट होने पर कौन सा चक्र सर्वाधिक प्रभावित होता है? ऋतु चक्र, जल चक्र, जैव रासायनिक चक्र, गैसीय चक्र। तो प्रश्न नंबर 30 का जवाब दीजिएगा, जैव रासायनिक चक्र। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सी। हम बढ़ते हैं फिर से नए सवाल की तरफ आपके साथ। अगला है, जीवों के एक समुदाय से दूसरे समुदाय द्वारा प्रतिस्थापन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिक अनुक्रमण, जैव रासायनिक चक्र, पारिस्थितिकी आक्रमण, पारिस्थितिक पिरामिड। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्रश्न नंबर 31 का सभी साथी जवाब देंगे, क्योंकि ये सीरीज काफी महत्वपूर्ण है। यहां से आपके परीक्षा में सवाल आते हैं, तो हम ये चाहेंगे जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो सभी लोग फटाफट अंदाज में जवाब दें। जीव के एक समुदाय से दूसरे समुदाय द्वारा प्रतिस्थापन को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इस तरह के सवाल आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पारिस्थितिकी अनुक्रमण। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? चट्टानों में, मृदाओं में, फसल के रोगों में, जंतुओं के चलन में। वैसे मृदा दिवस कब मनाया जाता है? मृदा दिवस। ऐसे मैंने आपसे सवाल पूछ लिया, मुझे लगा कि आप लोग लगातार क्लास पढ़ रहे हैं और अपनी तैयारी को मजबूत किए हो, तो इस तरह के सवालों के जवाब आपको भी देना चाहिए। इस सवाल से लगता है सॉइल डे कब हो? इसे जो पेडोलॉजी उसका संबंध मृदा से है। ठीक है, हम बढ़ते हैं फिर से नए सवाल की तरफ। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में वैश्विक जैव विविधता का कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो प्रश्न नंबर 33 का जवाब सभी साथी दीजिएगा अगर आप इस प्रश्न को पढ़ रहे हैं, जहां भी पढ़ रहे हैं। 50 से अधिक, मतलब सवाल का उत्तर क्या हो गया आपका? डी। विश्व में जीव जंतु ज्ञात जाति में लगभग कितनी है? ये अनुमानित है और आपको अनुमानित ही बतानी, लगभग 14 लाख। स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप सब। देखिए, बिहार एससीईआरटी के सभी नोट्स आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर अपनी जानकारी ले सकते हैं। एससीईआरटी एनसीईआरटी पैटर्न पर उपलब्ध है यूपीएससी के सभी टीचर वैकेंसी के लिए। ठीक है, क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, सब आपको को मिल जाएंगे। इन नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। हम आगे बढ़ते हैं। प्रचुर जैव विविधता संपन्न राष्ट्रों को किस श्रेणी में रखा गया? मैंने प्रचुर जैव विविधता संपन्न राष्ट्रों को किस श्रेणी में रखा गया? मल्टी डाइवर्सिटी देश, सुपर डाइवर्सिटी देश, मेगा डाइवर्सिटी देश, मास डाइवर्सिटी देश। प्रश्न नंबर 35 से जवाब आप लोग जवाब दीजिएगा, मेगा डाइवर्सिटी देश। मतलब सवाल का उत्तर क्या हो गया? सी। भारत में जो जातियों की ज्ञात संख्या कितनी है? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 2.5 लाख। प्रश्न नंबर 36, 1 लाख। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहां है? बहुत रटा सवाल है और उम्मीद करते हैं सबके जवाब यहां पे सही होंगे। भारत की प्रचुर जैव विविधता के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कारक कौन सा है? रणथंभौर अगर हम बात करें तो राजस्थान में है। अब प्रश्न नंबर 38 के जवाब सभी लोग दीजिएगा। भारत की प्रचुर जैव विविधता के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कारक कौन सा है? भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक। तो यहां पर इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? भौगोलिक दशाएं। जैव विविधता की प्रचुरता तथा क्षेत्र विशेषी जीवों की प्रमुखता वाले संवेदनशील स्थल को क्या कहते हैं? शीत स्थल, तप्त स्थल, हरित स्थल, लाल स्थल। प्रश्न नंबर 39 जवाब दीजिएगा, तप्त स्थल, मतलब बी। भारत का तप्त स्थल हॉटस्पॉट कौन सा है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पूर्वी तट, पश्चिमी तट। यह रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपके परीक्षाओं में यहां से बोलबाला रहेगा इस टॉपिक से, खूब झोला भर भर के सवाल आएंगे। पश्चिमी घाट। सर्वाधिक हॉटस्पॉट किस महाद्वीप में चिन्हित किए गए हैं? यह भी इंपॉर्टेंट है। एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका,
उत्तरी अमेरिका। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे जरूर इस प्रश्न का जवाब देंगे। सर्वाधिक हॉटस्पॉट कहां पे है? किस महाद्वीप में एक भी हॉटस्पॉट नहीं है? किस महाद्वीप में एक भी हॉटस्पॉट नहीं है? यहां तो होगा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, मतलब दोनों का सी होगा। ठीक, अब दोनों क्या हो गया? सी। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप इस प्रश्न की सीरीज को पढ़ रहे थे तो ध्यान से पढ़िए, जहां जरूरत पड़े इसके स्क्रीनशॉट भी कर लीजिए। पृथ्वी की सतह पर जल, वायु, भूमि सहित जीवों का मंडल क्या कहलाता है? स्थल मंडल, जीव मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। तो 43 जितने भी लोग इस वीडियो को पढ़ रहे हैं वे सभी इस प्रश्न का जवाब देंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जीव मंडल। जीव के संकटग्रस्त जातियों की सूचीबद्ध करने वाली पुस्तक को क्या कहते हैं? जो जारी करता है उसे IUCN कहते हैं। ये जारी करता है, रेड डाटा बुक। ठीक है, आप लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया लग रहा है, जो लोग देख रहे हैं वीडियो को। IUCN किस क्षेत्र में किस क्षेत्र का संगठन है? जल संरक्षण है, जू संरक्षण है, मृदा संरक्षण है, खाद्यान्न संरक्षण है। IUCN का फुल फॉर्म क्या होगा? IUCN का फुल फॉर्म क्या होगा? बताइए फटाफट कमेंट करके। जीव संरक्षण। डायनासोर किस जाति का उदाहरण है? दुर्लभ जाति, संकटग्रस्त जाति, विलुप्त जाति, दैत्य जाति। यहां पर क्या हो जाएगा? विलुप्त जाति। भारत की संकटग्रस्त पादप जाति का उदाहरण कौन सा है? औक, तुलसी, नीम, रोहिड़ा। अब प्रश्न के उत्तर आपको बताना है। पेट्रोलियम किसका स्रोत है? अनवनीकरण माने नॉन रिन्यूएबल है, सिंथेटिक है, असुविधाजनक है। 48 जवाब दीजिएगा। अनवनीकरण है और यह रोहिणी का, मतलब सवाल का उत्तर हो गया डी। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक, आगे बढ़ते हुए सवाल की तरफ। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है? ये मैंने पढ़ाया हुआ, लगातार जो क्लास ले रहे होंगे इस प्रश्न का जवाब दे लेंगे। 49 संकटग्रस्त जाति है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सी। निरंतर ह्रास के कारण शीघ्र ही संकटग्रस्त की श्रेणी में आने की आशंका वाली जाति को क्या कहते हैं? दुर्लभ जाति, भयग्रस्त जाति, शुभेद्य जाति, विलुप्त जाति। तो प्रश्न नंबर 50 कमेंट करके जवाब दीजिएगा। शुभेद्य जाति। इस सवाल का उत्तर भी हो गया आपका सी। अगला है स्वस्थानीय संरक्षण किसका उदाहरण है? टाइगर प्रोजेक्ट, एक्वेरियम, चिड़ियाघर, ग्रीन हाउस। सभी लोग कमेंट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हाउस का तो होगा नहीं। पृथ्वी वायुमंडल में ओजोन O3, ओजोन क्या हो गया? O3 उपस्थिति से क्या होता है? ये दोनों सवाल का जवाब देंगे। जो पहला दे लिया वो अगले सवाल का जवाब देंगे। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। एकता जी आपके सवाल काफी गलत हो रहे हैं आज। यहां पर क्या होगा? पृथ्वी प्रकाश संसरण उच्च दर में रिकॉर्ड बनती है। पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी के भीतर प्रवेश करने से रोकने में सहायता करती है। वर्तमान समय औसत ग्लोबल तापमान को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है। उपयोगी है क्योंकि जेटों में यात्रा करने वाले लोगों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति करती है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो ये पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी के भीतर प्रवेश करने से रोकती है। किसको? यूवी को रोकती है। कौन? O3। ठीक, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बी। अगर आपने सवाल का उत्तर बी बताया तो आपके जवाब सही है, अन्यथा आपके जवाब क्या थे यहाँ पर? गलत थे। ठीक, अगर हम और आगे बढ़े, ऊपर की तरफ प्रश्न की तरफ आए तो स्वस्थानीय क्या है? टाइगर प्रोजेक्ट। प्रश्न नंबर 51 का जवाब काफी लोगों ने यहाँ पे गलत दिया है, तो यहाँ पर ध्यान से देखें। यहाँ पर क्या होगा?
ठीक है, यहाँ पे गलती हो जाए चलेगा, लेकिन परीक्षा में गलती नहीं करना है। यहाँ पे गलती हो सकती है, कोई बात नहीं, इसीलिए तो आप क्लास पढ़ रहे, वरना क्या जरूरत थी क्लास पढ़ने की। डीडीटी क्या है? डीडीटी इतना खतरनाक होता है कि मतलब अगर घास में खरपतवार में डाल दिया जाए, उस खरपतवार को गाय भैंस या बकरी खाए, वो दूध देते तो दूध आप पीते हैं, तो उसमें भी डीडीटी का असर रहता है। तो इसलिए डीडीटी काफी खतरनाक है, गैर जैव अपघटनी है। डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होगा? डीडीटी का फुल फॉर्म क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बहिर्स्थानीय संरक्षण किसका उदाहरण है? जवाब दीजिएगा फटाफट कमेंट बॉक्स में। बहिर्स्थानीय संरक्षण किसका उदाहरण है? जीवमंडल रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, जंतुआलय। सोनू जी जवाब दीजिए, जो फेसबुक पे भी लाइव देख रहे हैं। बहिर्स्थानीय संरक्षण किसका उदाहरण है? तो 54 सवाल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और मैं चाहूंगा इसका जवाब दीजिएगा। सभी लोग, कुछ सरल सवाल होते हैं, कुछ कठिन भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि सभी सवाल आपको सरल ही मिल जाए। अब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जंतुआलय, मतलब डी। हम बढ़ रहे फिर से नए सवाल की तरफ। गिर 1969 क्या है? प्रश्न नंबर 55 का जवाब दीजिएगा। घड़ियाल प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थापित है? प्रश्न नंबर 56 कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए 56 क्या होगा? जवाब सभी का आना चाहिए। सभी लोग जवाब दीजिएगा। गिर 1969 क्या था? यह भी राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, घड़ियाल प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थापित है? चंबल, सी। मानवीय क्रियाकलापों से पूर्ण निषिद्ध कौन सा क्षेत्र है? अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय पार्क है, जीवमंडल रिजर्व है, टाइगर प्रोजेक्ट है। 57 जवाब दीजिएगा आप लोग फटाफट कमेंट करके। प्रश्न नंबर 57 का राष्ट्रीय पार्क, मतलब सवाल का उत्तर हो गया बी। कौन सा देश विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की मेजबानी करेगा? देखिए 20 हो सकता है, 21 हो सकता है, 22 हो सकता है, 23 हो सकता है, क्योंकि ये परीक्षा में आपके हिसाब से पूछ सकता है, 24 का भी पूछ सकता है। तो ये इस तरह से आपको रटना होगा, याद करना होगा। 58 का जवाब सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये आउटडेटेड सवाल है। ये संयुक्त राष्ट्र के तहत पर्यावरणीय मुद्दों पर पहला सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? 59 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1970 में, 71 में, 1972 में, 1973 में। तो अब इस प्रश्न का उत्तर होगा 1972। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, और ये सवाल इस तरह का जो पूछा जाता है कई बार आपके परीक्षा में आ चुके हैं, मतलब ये इंपॉर्टेंट सवाल के सीरीज में आता है। विश्व पर्यावरण दिवस की पहली बार किस स्लोगन के तहत मनाया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके परीक्षा की दृष्टि से। हमारे बच्चों के लिए केवल एक भविष्य, केवल एक पृथ्वी, ए ट्री फॉर पीस, पृथ्वी को उपहार। जवाब सभी दीजिएगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। केवल एक पृथ्वी, ओनली वन अर्थ भी। इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बिहार शिक्षा भर्ती से संबंधित का नोट चाहिए, इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं। मेरे द्वारा सभी क्लासेज आप सभी के लिए निःशुल्क, देश हित में, राष्ट्र हित में उपलब्ध है। पहली बार वैंगरी मथाई सहित पर्यावरण चैंपियन को वैश्विक 500 पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किए गए थे? 1987। इकोलॉजी शब्द किसने प्रतिपादित किया? इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, या आप लोग क्लास खत्म होने के बाद प्राप्त कर सकते हैं। इकोलॉजी फटाफट कमेंट करिएगा। इकोलॉजी अर्नेस्ट हैकल। सवाल का उत्तर हो गया आपका डी। कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है?
63 का जवाब सभी साथी दे लेंगे जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। फटाफट अंदाज में दीजिएगा। मेथेन है CH4, नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड नहीं है। मतलब सवाल का उत्तर हो गया सी। ठीक है। कौन सा मूंगा चट्टान का क्षेत्र नहीं है? अनुप जी फिर आप गलती कर रहे हैं। सीओ है, अगर विकल्प में है सीओ तो है। कई बार हमारे प्रश्न के विकल्प के आधार पर प्रश्नों को उत्तर देने पड़ते हैं। कौन सा मूंगा चट्टान का क्षेत्र नहीं है? जवाब दीजिएगा। अंडमान निकोबार भी है, खंबात खाड़ी भी है, लक्षद्वीप की मन्नार खाड़ी नहीं है। यहां पे ए, हाँ सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैंने बताया अगर विकल्प की उपस्थिति की बात करेंगे तो यहां पर आपका सी ही केवल सही होगा उस दशा में। देखिए अगर विकल्प में कार्बन मोनोऑक्साइड है और नाइट्रस ऑक्साइड भी, मेथेन भी, ये भी होता है, ये भी ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आता है। एक अगर विकल्प की बात करो, ऐसे अगर आप अपने जगह भी सही है सी और डी के लिए, लेकिन अगर विकल्प में है तो सल्फर ऑक्साइड फ्लोराइड होता है। मतलब विकल्प की तरफ से बात कर रहा हूं। ठीक है, हम आगे चलें। वैसे कह रहे हैं कि मन्नार की खाड़ी। अगला है सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण का जैविक सूचक क्या है? काई है, धुआं है, ब्रायोफाइटा है, इसमें से कोई नहीं। सल्फर डाइऑक्साइड। सभी जवाब दीजिएगा जितने भी साथी हमारे साथ पढ़ रहे हैं, जितने भी साथी हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े हैं। वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, मेदिनी पुरस्कार, अमृता देवी बिश्नोई, पीताम्बर पंत राष्ट्रीय पुरस्कार। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर हो गया सी, यहां पर हो गया काई। ठीक, हम बढ़ते हैं फिर से नए सवाल की तरफ। समताप मंडल की ओजोन गैस की परत की मोटाई किस इकाई से नापी जाती है? शिवेटर्स, डाप्सन, नेल्सन। डाप्सन से। ठीक। विश्व में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन। जवाब दीजिएगा फटाफट कमेंट बॉक्स में, कमेंट के माध्यम से। 68 जल वाष्प। कौन सा प्रोटोकॉल उस मुद्दे को सही संबंधित नहीं है? जितने भी इस वीडियो को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, ये कमेंट बॉक्स में जाएंगे, कमेंट करके बताएंगे। 1887 मैट्रिक प्रोटोकॉल ओजोन क्षयकारी, ये इंपॉर्टेंट है, ये उत्तर भी प्रश्न में पूछा जाता है। 1979 का बोन सम्मेलन प्रवासी पक्षी प्रजाति संरक्षण, ये भी सही है। 1989 का बासेल सम्मेलन ट्रांस बाउंड्री आंदोलन पारगमन हैंडलिंग में रहने वाले संशोधित जीवों के उपयोग के लिए गलत है आपका, इसलिए ये आपका सही है। 1998 का रॉटरडम सम्मेलन कुछ खतरनाक रसायन कीटनाशकों अंतरराष्ट्रीय व्यापार में, ये भी सही है। तो यहां पर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी। मतलब जो गलत है वही यहां पर आपका सही है। ठीक है, हम बढ़ते हैं फिर से नए सवाल की तरफ। शेर की पूंछ वाला मकाक किस वन्यजीव रिजर्व में पाया जाता है? नीलगिरी, दिहांग दिबांग, नोकरेक। नीलगिरी। नाइट्रोजन चक्र में मिट्टी नाइट्रस को मुक्त नाइट्रोजन में किसके द्वारा बदल दिया जाता है? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, एमोनिफाइंग बैक्टीरिया, इसमें से कोई नहीं। देखिए इस प्रश्न का जवाब सबसे पहले कौन देता है? अच्छा हम फास्ट पढ़ा रहे थे लेकिन हम चाहते हैं, नमस्ते, डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। मतलब सवाल का उत्तर हो गया आपका यहां पर बी। अगला है
विश्व का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक क्या है? कतर है, यूएसए है, चीन है, भारत है। तो यहां पर क्या होगा? प्रति व्यक्ति की बात करें तो ए कतर है। इकोटोन में जो प्रजातियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? यहां प्रति व्यक्ति की बात किया है। इकोटोन में जो प्रजातियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती है क्या कहलाती हैं? एक प्रजातियां कीस्टोन, एंडेमिक प्रजातियां, फोस्टर प्रजातियां। एक प्रजातियां। कौन सी बीमारी से कोयले की खान में काम करने वाले मजदूरों की उम्र कम हो जाती है और उस बीमारी को ब्लैक लंग्स बीमारी कहा जाता है? प्रश्न नंबर 74 का जवाब दीजिएगा। क्लोमोग्लोमेरुलता, प्रगतिशील विशाल फाइब्रोसिस, मेसोथेलिया। ए। हम चलते हैं फिर से नए सवाल की तरफ। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहां? यह पूछा जाता है। दाचीगाम जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब। जम्मू कश्मीर। कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जक देशों की सूची किस स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर आधारित होती है? जीवाश्म ईंधन का जलना, सीमेंट उद्योग, आलापजी। दोनों का जवाब दीजिएगा, मतलब दोनों। कमेंट करके जवाब दीजिएगा। जीवाश्म ईंधन का जलना ए। ठीक है, हम बढ़ते हैं फिर से नए सवाल की तरफ। काटाजोना प्रोटोकॉल किसके सुरक्षित उपयोग, हस्तांतरण और हैंडलिंग के बारे में है? नाभिकीय कचरा, आक्रामक विदेशी प्रजातियां, संशोधित जीवित जीव। इसमें से कोई नहीं। 77 जवाब सभी लोग देंगे। संशोधित जीवित जीव, मतलब सवाल का उत्तर हो गया आपका सी। पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल के अध्यक्ष कौन है? यह समय समय पर बदलता रहता है, इसलिए इस प्रश्न को हम लोग यहां पे छोड़ के देते हैं। ये समय समय बदलता रहता है। विरेटिका प्रणाली संबंधित है अध्यापक केंद्रित, पाठ्यक्रम केंद्रित, बात केंद्रित। तो 79 जवाब दीजिएगा। आप केवल हम टॉपिक पर बात करेंगे। टॉपिक के अलावा अगर कोई आपका सवाल होगा, चाहे फेसबुक पर चाहे यूट्यूब पर, तो उस प्रश्न का जवाब मुझे देने में कठिनाई होती है। यहां पर क्या होगा? विरेटिका प्रणाली, इसको जो बात को बाल केंद्रित है, इसको बाल केंद्रित कहते हैं। ये बाल केंद्रित। तो 7 प्रश्न का उत्तर हो गया सी। मूल्यांकन से संबंधित है 80 का जवाब दीजिएगा, जो भी लोग लाइव सेशन में देख रहे हैं। मापन है, आकलन है, उपलब्धि है, मतलब इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑल ऑफ दिस। नए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में छात्र किस प्रकार के प्रश्न का स्वतंत्र रूप से उत्तर नहीं दे सकते? वस्तुनिष्ठ प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 81 जो है उसका जवाब सभी लोग दीजिएगा। स्वतंत्र रूप से नहीं दे सकते। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं अगर कोई सवाल, तो किसका उत्तर आप स्वतंत्र रूप से नहीं दे सकते? इसका जवाब आप लोग को फटाफट देना है। और टेलीग्राम पर जो भी लोग नहीं जुड़े हैं, दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़े आएंगे। बताइए। ओम प्रकाश जी ने जवाब सही दिया है। अगर आप जैसे अनुज जी ने जवाब गलत दिया है, देखते हैं कितने लोग उस प्रश्न का जवाब गलत देखते हैं। प्रिया जी ने भी गलत जवाब दिया है। अब देखिए, आपसे मैंने जो प्रश्न पूछा है इसका उत्तर स्वतंत्र रूप से नहीं, इसमें चारों विकल्प में इसको एक विकल्प छांटना है, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ए। जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं चारों में से केवल एक उत्तर का ही चयन कर सकते हैं। लेकिन निबंधात्मक प्रश्न से पूछा जाए खूब वर्षा अगर हो तो क्या होगा, तो आधे घंटे तक आप बता सकते हैं, हर बच्चा बता सकता है। और कहा बच्चे बताओ कम वर्षा होगी तो छोटे में बताओ क्या होगा, कम शब्दों में बताओ, तो ये बच्चा बता लेगा। तो उसके मन में जो आएगा वो बता देगा। अब
आसद जी ने क्या जवाब दिया है कि सरनेम लीजिए जो सही दे रहा है। अच्छा ठीक है, मोस्टली। तो यहां पर प्रश्न उत्तर क्या हो जाएगा? ए होगा। मतलब ये बड़ा होता है, इसके बाहर आप नहीं जा सकते, तो स्वतंत्र रूप से इसका जवाब नहीं दे सकते, लेकिन लघु उत्तर ही नहीं बना तब प्रश्न में उत्तर दे सकते। जैसे खूब बारिश होगी तो क्या होगा, या कम बारिश होगी तो क्या होगा, ठीक है। खूब कोहरा हो जाएगा तो क्या होगा। पर्यावरण 10 शिक्षण में शिक्षार्थी क्या है? आश्रित चर होता है, मध्य स्तर होता है, स्वतंत्र चर होता है। 82 जवाब दीजिएगा जितने भी लोग हमारे सेशन को पढ़ रहे हैं। आश्रित चर होता है, मतलब ए। किसके द्वारा स्कूल को बाहरी जीवन से जोड़ने पर बल दिया गया? एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होगा, कमेंट करिएगा। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होगा? एनसीटीई का फुल फॉर्म क्या होगा? एनसीएफ 2005। एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या होगा? ये सभी लोगों का जवाब सही होगा जितने भी लोग देख रहे हैं। सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला की संज्ञा किसे दी जाती है? परिवार। बबल गम बनाने प्रयुक्त बहुलक क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये कई बार आके परीक्षा में पूछा जा चुका है, कई लोग इसका उत्तर देंगे भी नहीं। बोनायस उसे कहते हैं। ठीक, आप लोग प्रतिदिन क्लास में टाइम से रहिएगा। किस फसल के लिए भारत का कृषि क्षेत्र सबसे अधिक है? किस फसल के लिए भारत का कृषि क्षेत्र सबसे अधिक है? सभी का जवाब आना चाहिए जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चावल। सर्वाहारी जंतु है? कौवा, गाय, भेड़, शेर। सर्वाहारी जंतु है, एकदम हलवा सवाल है। कौवा। प्रकृति का महत्व भी किसे कहा जाता है? कमेंट करके बताइएगा। नोट्स के लिए आप इन नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। कौन सा राज्य काजू का सबसे बड़ा उत्पादक है? केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। केरल। किस राज्य को भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है? केरल। ये कीट फसल की रक्षा करते हैं? मकड़ी बिच्छू, मकड़ी पतंगा, झिंगुर सूंडी, मकड़ियों टिड्डी। कुछ तो नया नाम आया होगा आपके सामने। मकड़ियों बिच्छू। कैसे? कमेंट करिएगा। तो प्रतिदिन प्रयोग में आने वाली मोमबत्ती, प्रतिदिन प्रयोग में आने वाली जो मोमबत्ती में होता है, उच्च संतृप्त हाइड्रोकार्बन, निम्न संतृप्त हाइड्रोकार्बन, उच्च असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, निम्न असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। 91 का जवाब दीजिएगा। उच्च संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संश्लेषित बहुलक जो केप्रोलैक्टम के द्वारा बनता है, टेरिलीन है, टेफ्लॉन है, नायलॉन है, नियोप्रीन है। 92 का जवाब दीजिएगा सब लोग। नायलॉन है। वर्तमान में ऊर्जा संकट से उबरने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त किए जाने की आवश्यकता है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूगर्भिक ताप ऊर्जा, आलापदीज। सौर ऊर्जा भी, पवन ऊर्जा भी, भूगर्भिक ताप ऊर्जा। देखिए प्रश्न सेशन आज खत्म होने वाला है, लेकिन आप लोग वीडियो को शेयर करिए। क्लास में समय से आ जाएगी, कभी कभी मुझे भी लेट हो जाती है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा इंतजार कर लिया करिए। सिस्टम है, कई बार क्या होता है, कहीं माइक कनेक्ट नहीं हो रही है तो कहीं कैमरा कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, इसलिए थोड़ा समय लग जाता है कभी कभी। बगुला भैंसों का अन्योन्याश्रय संबंध कहलाता है? सहभोजिता, परभक्षण, सहभागिता, परिजीवता। ये बहुत बार आपने एनसीईआरटी में पढ़ लिया होगा। सहभागिता। वायु प्रदूषण को कम करने की में से क्या हो सकता है? औद्योगिक प्रदूषण में चतुर्दिक हरित पट्टी का विकास। सही बात। घरेलू ईंधन के रूप में धुआं रहित ईंधन का प्रयोग। सही है। औद्योगिक स्थापना वायु क्षेत्र दूर किया जाए, भी सही है, मतलब आला दीज। पर्यावरण प्रबंधन का कार्य क्या है? पर्यावरण के विभिन्न घटकों के मध्य संतुलन की अवस्था। जीवों का संग्रह करके उन्हें परिरक्षित करने के लिए रखा जाता है। फार्मलिन में, पानी में, क्लोरोफॉर्म में, तारपीन के तेल में। फार्मलिन में। ए। हम बढ़े नए सवाल की तरफ। पानी का उत्तम विलायक है क्योंकि इसका हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। यह हाइड्रोजन ऑक्सीजन का यौगिक है। 4 डिग्री सेल्सियस इसका घनत्व अधिकतम होता है। इसका
डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक अधिक है। 98 जवाब दीजिएगा सभी लोग। इसका डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक अधिक है, मतलब सवाल का उत्तर होगा आपका डी। आज के टॉप 100 सवाल जो यहां पे समाप्त हो गए। आप लोग जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, टेलीग्राम पर आप लोग जुड़े रहिएगा, ताकि हर क्लास की नोटिफिकेशन यहाँ पे सबसे पहले मिलती है। इस क्लास की खत्म होने के बाद इसकी जो पूरी पीडीएफ है वह भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आप लोग इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, और इसके अलावा प्रैक्टिस सेट की सभी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, घर बैठे आप प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास और नोट्स संबंध में अगर आप कोई भी जानकारी चाहिए, इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे सभी नोट्स से संबंधित जानकारी आपको मिल जाएगी, क्लास से संबंधित जानकारी मिल जाएगी। कोई व्यक्तिगत सवाल हो तो लेने दुर्गत इंस्टाग्राम पे अपने सवाल पूछ सकते हैं। वैज्ञानिक के अनुसार गत 50 वर्षों में पृथ्वी का औसत तापमान लगभग कितना बढ़ा है? 1 डिग्री सेल्सियस। भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल की स्थापना कब हुई? 1948, 72, 70, 82। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त हुआ। जो भी वीडियो में जुड़े हैं लाइक करें वीडियो को, अपने मित्रों को साझा जरूर करेंगे। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक को शेयर करिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप पे जहां भी इच्छा हो शेयर करें, वैसे आपकी मर्जी, ये आपका व्यक्तिगत मामला है। लोगों तक शेयर करते रहिएगा, टाइम से क्लास में बने रहिएगा। आप सभी का थैंक यू। भगवान करे जल्दी से आपका सिलेक्शन हो और आप लोग भी मिठाई खिलाएं और अपने परिवार का नाम भी रोशन करें। गलती प्रश्नों में हो रही है तो डिमोटिवेट मत होइएगा। सरल सवाल जो उसके उत्तर, जो आपने प्रश्न पहले पढ़े हैं उसका उत्तर सही हो गया, लेकिन जो प्रश्न आपके सामने नए आते हैं उसमें गलती हो जाती है। अभी जो आपने प्रश्न पढ़ ले दोबारा अगर कभी आते हैं तो इस पर गलती नहीं होगी। इसीलिए प्रैक्टिस सेट का सेशन हम डेली लेकर आते हैं और आगे भी लेकर आते रहेंगे। मैराथन क्लास होने वाली जिसकी लिंक आपको इस पर मिल जाएगी। तो आप लोग जितने भी साथी मित्र वीडियो को देख रहे हैं, साथी मित्रों तक पहुंचाइएगा, वीडियो को साझा करिएगा, लोगों तक पहुंचाते रहिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। कोई सवाल हो तो वीडियो सेशन में कमेंट कर सकते हैं। अपने सभी मित्रों को बताकर एक क्लास की टाइमिंग, कल से एक क्लास और होगी, उसकी भी टाइमिंग आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है तो फेसबुक पर भी जुड़े रहिए। अगर आपको कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।